Hi friends, welcome back to Mentor Manthan. My name is Pooja and I am an offline biology educator. I have started this channel to guide KVS, NVS, EMRS and DSSB teaching aspirants. So as we know कि KVS and EMRS का tier 2 approaching है. So for that we have started a series on this channel जिसमें हम आंसर राइटिंग प्लस थ्योरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं. फर्स्ट वी कवर द थ्योरी इन द सेशन और उसके बाद हम कुछ आंसर्स जो है उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं. ऑल्सो ये पूरी सीरीज जो है ये बाइलिंगुअल है. सो वेदर यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम आप इन वीडियोस को वॉच कर सकते हो. इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू एंड आई हैव क्रिएटेड अ प्लेलिस्ट फॉर दिस. इसके अभी हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, दैट इज एनिमल टिश्यू, वो प्लेलिस्ट में एडेड है. एंड सेकेंड टॉपिक ऑन गोइंग है विच इज सेल, एंड सेल का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट भी कवर्ड है. Today we have to do part 3 and apart from this I want to tell you जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं कि हम इसमें पहले 9th and 10th स्टैंडर्ड जो है उसको कवर करेंगे बायोलॉजी पोर्शन, एंड आफ्टर दैट अगर एग्जाम में टाइम बचता है तो वी विल स्टार्ट विद 11th and 12th. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो नाउ. सो सी, इसके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट के अंदर हम मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर आती है सेल की डिस्कवरी या खोज, प्रोक्रियोटिक कोशिकाएं, यूक्रियोटिक सेल क्या होता है, सेल के पार्ट्स क्या क्या थे, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस यानी नाभिक, प्लाज्मा झिल्ली और सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति. और इसके बाद हमने शुरू करा था अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेल ऑर्गेनल्स या कोशिका अंग. डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स जो हम पढ़ चुके हैं काफ़ी सारे. वी वर नाउ लेफ्ट विथ, हमारे सिर्फ 2 रह गए थे सेल ऑर्गेनल्स, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकर्णिका, ठीक है, और प्लास्टिड्स यानी कि लवक. सो स्टार्टिंग विथ माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सूत्रकर्णिका. देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, यानी इसके आसपास भी क्या है, दोहरी झिल्ली मौजूद होती है. ठीक है, एक आउटर लेयर होगी और एक इनर लेयर होगी, जैसा कि किसमें था, हमारे नाभिक या न्यूक्लियस के अंदर पढ़ा था हमने कि न्यूक्लियस के पास भी क्या होती है, 2 लेयर्स होती हैं, 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इसके पास, एक आउटर एक इनर. सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया हैज 2 लेयर्स, बाहर वाली को आप आउटर मेम्ब्रेन कहोगे, अंदर वाली को इनर मेम्ब्रेन, बाहरी और आंतरिक झिल्ली. ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा कि जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, उसमें क्या है, आपको छोटे छोटे से छिद्र यानी कि पोर्स दिखाई देंगे. अब आपको पता है कि कहीं पे भी अगर पोर्स मौजूद है तो उसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का, परिवहन का, यानी कि कोई भी स्मॉल सब्सटेंस या कुछ छोटे अणु उनको अंदर बाहर करने के लिए पोर्स मौजूद होते हैं. तो इस माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर पोर्स मौजूद होते हैं. अब आप ये डायग्राम देखिए, तो जो सबसे बाहर वाली आउटलाइन है वो क्या होगी, हमारी आउटर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर पोर्स है. सो ये क्वेश्चन बन जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी मेम्ब्रेन के अंदर या कौन सी झिल्ली के अंदर छिद्र या पोर्स पाए जाते हैं, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन. देन नेक्स्ट आता है इनर मेम्ब्रेन. अब जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है वो थोड़ी स्पेशल है. कैसे, आप देखो, जो ये ग्रीन पोर्शन के अंदर वाला पार्ट है, येलो पोर्शन है, ठीक है, इसकी बाउंड्री कैसी है, फोल्डेड है, और यही क्या है, हमारी इनर मेम्ब्रेन है. तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है, आंतरिक झिल्ली, ये ऐसे फोल्ड्स में मौजूद होती है और इन फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टी. सो ये क्वेश्चन अगेन 1 मार्क में बनता है कि द फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इनको आप क्या कहते हो, इनको आप कहते हो क्रिस्टी. देन उसके बाद आता है ये जो क्रिस्टी या इनर मेम्ब्रेन के अंदर की जगह है, ठीक है, ये पूरा जो आपको येलो शेडेड पोर्शन दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, दैट इज मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. मैट्रिक्स कैसा होगा, जेली लाइक सब्सटेंस होगा, फ्लूइड होगा, तरल होगा. ठीक, तो 3 चीजें हमने पढ़ी यहाँ पे, एक आउटर मेम्ब्रेन जिसके अंदर पोर्स थे, एक इनर मेम्ब्रेन जो कि फोल्डेड थी जिसको क्रिस्टी कहा, और तीसरा इनर मेम्ब्रेन के अंदर का एरिया क्या कहलाता है, दैट इज योर मैट्रिक्स. अब एक पॉइंट आता है कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये ऐसे फोल्डेड क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ पे हमारी बॉडी की एनर्जी यानी कि ऊर्जा का उत्पादन होता है, एनर्जी बनती है. किस फॉर्म में बनती है, ये भी हम सब ने पढ़ रखा है, दैट इज एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसके फॉर्म में बनती है. ठीक है, तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ये जो मेम्ब्रेन है ना ये फोल्डेड होती है. इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझो कि अगर आप किसी भी चीज़ को फोल्ड करके रखोगे तो वो थोड़ी सी जगह में ज़्यादा चीज़ आ सकती है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को ओपन करके रखोगे तो वो ज़्यादा स्पेस लेगा. तो इस तरीके से जब आप इस इनर मेम्ब्रेन को फोल्ड कर देते हो, ठीक है, फोल्डिंग की वजह से यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा एटीपी जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है. सो अगेन ये क्वेश्चन बनता है कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड क्यों है माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकर्णिका की, that is to increase the surface area for energy production. Then coming to functions of mitochondria. तो ये तो आपको पता ही है कि फंक्शन क्या है इसका, एटीपी प्रोडक्शन है. एटीपी यानी एनर्जी करेंसी, बॉडी की जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में.
नेक्स्ट, अगर ये क्वेश्चन आए कि सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है या कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है, तो देखो सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है ये पता होना चाहिए। उससे पहले मैं एक पॉइंट क्लियर करूं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, कई लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि ब्रीथिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। देखो ब्रीथिंग क्या है, सिंपल सांस लेना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है। लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन क्या होता है, इसमें जो भी आपने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट्स लिए, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, ये टूटता है ऑक्सीजन की मदद से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारी बॉडी में, और उसके बाद उत्पादन होता है किसका, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का, पानी का और एनर्जी का। तो इसको क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रहा है, एटीपी बन रही है, इसका मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में आ रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है 1 मार्क के लिए वो ये है कि वेयर डज सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन जो है वो कोशिका के अंदर किस अंग के अंदर होता है, कोशिका कौन से कोशिका अंग के अंदर होता है, तो दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकर्णिका, ठीक है। इसके अलावा यूनिक फीचर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि इसकी ना कुछ विशेषताएं होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, क्या। अब आपने मैट्रिक्स पढ़ा, मैट्रिक्स क्या था, इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली के अंदर का जितना स्पेस था उसको हमने क्या कहता, मैट्रिक्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकर्णिका की मैट्रिक्स के अंदर मिलता है उसका खुद का DNA, RNA और राइबोसोम्स। नो व्हाट आर राइबोसोम्स, ये मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। राइबोसोम्स जो है वो हमारी सेल की प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, प्रोटीन का उत्पादन जो है वो राइबोसोम्स करते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसके पास खुद के राइबोसोम्स है, खुद का DNA RNA है, तो ये अपने क्या बना सकता है, खुद के प्रोटीन बना सकता है, ठीक है। इसलिए इसको उन राइबोसोम्स के ऊपर नहीं डिपेंड होना पड़ता जो कि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदव्य जालिका के साथ जुड़े हुए थे, ठीक। दैट इज वाई माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम होता है विच इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, यानी कि अर्ध स्वायत्त अंगक। अब ऐसा क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये अपने आप पे डिपेंडेंट है, पूरी तरीके से किसी और पे निर्भर नहीं है प्रोटीन के लिए, ये अपने प्रोटीन खुद बना सकता है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, यानी अर्ध स्वायत्त अंग ऑर्गेनल है, ठीक है। सो योर आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकर्णिका। समराइजिंग माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये हमारी एटीपी बना रहा है, एनर्जी करेंसी बना रहा है। इसमें एक बाहरी झिल्ली होती है, एक आंतरिक झिल्ली होती है, और जो आंतरिक झिल्ली होती है वो फोल्डेड होती है एंड उन फोल्ड्स का नाम होता है क्रिस्टी। देन जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर का स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर अपना खुद का DNA, RNA और राइबोसोम्स होता है, वो अपने खुद के प्रोटीन बना सकता है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सेमी ऑटोनोमस या अर्ध स्वायत्त अंग, ठीक है। दैट्स ऑल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑर्गेनल, दैट इज प्लास्टिड या फिर लवक। देखो प्लास्टिड्स क्या है, ये भी डबल मेम्ब्रेन है, यानी इनके पास भी क्या है, दोहरी झिल्ली है, ठीक है। अब इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, सारे यूकेरियोटिक सेल्स में मिल रहा था, यानी एनिमल सेल में भी, जंतु कोशिकाओं में भी, और पादप कोशिकाओं यानी प्लांट सेल में भी। लेकिन जो हमारा प्लास्टिड्स है ना, ये सिर्फ किसके अंदर मिलता है, पादप कोशिकाएं यानी प्लांट सेल के अंदर, और कुछ एल्गी में मिलता है जिनको हम क्या कहते हैं हिंदी में, शैवाल, राइट। सो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बारी कि प्लास्टिड्स जो है आपको किस में मिलेगा। ऑप्शन ए में जैसे मान लो कोई एनिमल है, बी के अंदर प्लांट्स है, सी के अंदर एल्गी है, एंड डी के अंदर ऑप्शन में प्लांट एंड एल्गी बोथ। तो ये इसका आंसर क्या होगा, प्लांट एंड एल्गी बोथ। देन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, अब ये प्लास्टिड्स जो है ना ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे साइड में लिखा भी हुआ है फिगर में, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। इस टाइप जो है हमारी वो है क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट जो है ना, ये प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको फूल जो है वो डिफरेंट कलर्स के दिखाई देते हैं, फ्रूट्स जो हैं, फ्रूट्स में भी कलर जो होता है बहुत ज़्यादा वेरी करता है, ठीक है। ऑरेंज भी होता है, रेड भी होता है, ग्रीन भी होता है। तो ये जो डिफरेंट कलर्स होते हैं ना फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को, पादप के विभिन्न अंगों को जो रंग देता है प्लास्टिड या लवक, उसको कहते हैं हम क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और इन क्रोमोप्लास्ट के अंदर देखो, अगर कोई भी चीज़ किसी चीज़ को रंग दे रही है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा, पिगमेंट होगा, जिसको हम हिंदी में रंग द्रव्य या रंजक भी कहते हैं, ठीक है। तो जो क्रोमोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट या फिर रंजक पाया जाता है वो है कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड,
ठीक। सो फर्स्ट टाइप जो था हमारा क्रोमोप्लास्ट था, जो ये रेड वाला ऊपर वाला फिगर दिख रहा है ना आपको, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। इसको हिंदी में वर्णी लवक कहते हैं। दूसरा आता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है एक ऐसा हमारा लवक है या प्लास्टिड है जिसके अंदर कोई कलर नहीं होता। कोई कलर नहीं होता इसका मतलब इसके अंदर कोई पिगमेंट या रंजक नहीं होता। तो फिर इसका काम क्या है? इसका काम बेसिकली चीज़ों को संचित करने का है, यानी कि स्टोरेज का है। ठीक है। अब क्या है, तीन हमारे मेन चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि स्टार्च वगैरह। ठीक है। एक होते हैं हमारे फैट्स यानी कि वसा, जिसमें हमारा ऑयल भी आता है। एंड तीसरा होता है हमारा प्रोटीन्स। तो तीनों के लिए ना ल्यूकोप्लास्ट जो है हमारे अलग अलग होते हैं, या वर्णी लवक अलग अलग टाइप के होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्टार्च वगैरह को स्टोर करता है, संचित करता है, उसको कहते हैं अमाइलोप्लास्ट। ठीक है, या मंडल लवक। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑयल्स या फैट्स जो स्टोर करता है। ठीक है, उसको कहते हैं तेलद लवक या इलायोप्लास्ट। एंड जो प्रोटीन से स्टोर करता है उसको कहते हैं प्रोटीन लवक या प्रोटीनोप्लास्ट, जैसे कि ये नीचे वाली फिगर में मेंशन्ड है। अब ये मत सोचना कि ये तो कलरलेस थे तो फिर इसको कलर्ड क्यों दिखाया है। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है, बट जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो हमारा कलरलेस होता है। नाउ थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्लास्टिड, दैट इज क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक। सो क्लोरोप्लास्ट क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, दोहरी झिल्ली है। एंड ये किस में मिलेगा? प्लांट सेल्स में और एल्गी में, दैट इज पादप कोशिकाएं और शैवाल के अंदर। क्लोरोप्लास्ट हम सबको पता है कि ये ग्रीन कलर का होता है क्योंकि इसके अंदर जो रंग द्रव्य प्रेजेंट होता है या पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज योर क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल का क्या काम होता है? ये आपकी सनलाइट जो है उसको कैप्चर करता है और सनलाइट को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर, दैट इज ग्लूकोज का निर्माण करता है ना। इसने सौर्य ऊर्जा जो है उसको कैप्चर करा और उसको परिवर्तन करा किसके अंदर? रासायनिक ऊर्जा के अंदर। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण। सो क्लोरोप्लास्ट जो उसका फंक्शन तो क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस हो गया। मिलता कहाँ पर है ये हमें? जितने भी ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं, मेनली लीफ जो है ये उसके अंदर मिलता है। नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कि क्लोरोप्लास्ट जो है दिखता कैसे है। तो आप इसमें जो साइड में फिगर है ना, इसको मेंशन कर रही हूँ मैं, इसके रेफरेंस में बताऊंगी, इसके ऊपर ध्यान देना प्लीज। देखो इसमें क्या है, दो मेम्ब्रेन है। तो सबसे बाहर वाली जो बाउंड्री है वो है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर वाला पोर्शन है ये है इसका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी कि दो झिल्लियों के बीच की जगह। और जो सबसे लाइट ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है ना आपको, दैट इज योर इनर मेम्ब्रेन यानी आंतरिक झिल्ली। सारी लेबलिंग्स मेंशन है तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए समझने में। ठीक, तो सबसे पहले हमने पढ़ी आउटर मेम्ब्रेन, बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और फिर इनर मेम्ब्रेन। क्लियर। अब जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन ने स्पेस इनक्लोज करा था, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली थी उसके अंदर की जो जगह थी उसको हमने कहा था मैट्रिक्स। बट क्लोरोप्लास्ट में जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर की जगह होती है इसको कहते हैं हम स्ट्रोमा। और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आपको डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स मिले थे, सिमिलरली क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी आपको क्या मिलते हैं? डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स मिलते हैं। दैट मीन्स कि क्लोरोप्लास्ट भी अपने खुद के प्रोटीन्स बना सकता है, बिकॉज राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है। और इसलिए क्लोरोप्लास्ट को भी हम क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। ठीक है, अर्धस्वायत्त ऑर्गेनल या अंग कहते हैं, क्योंकि ये अपने खुद के प्रोटीन्स बना सकता है। अब आता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर और क्या क्या मौजूद है। तो सबसे पहले देखो, आपको ये सिक्के जैसे या कॉइन जैसे गोलाकार जो है कुछ संरचनाएं दिख रही हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं एक के ऊपर एक। ठीक है, तो इसमें एक सिंगल ऐसे कॉइन कह लो या फिर इन गोलाकार स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? थैलाकॉइड। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, ये मेम्ब्रेन से, झिल्ली से बंधे हुए क्या है? बोरी जैसे सैक्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं छोटे छोटे से, इनको क्या कहते हैं? थैलाकॉइड कहते हैं। और जो ये पूरा का पूरा एक इसका स्टैक होगा ना, जैसे सिक्के होते हैं ना हमारे कॉइन्स, तो कॉइन्स का एक स्टैक होता है, ये गठरी होती है। इसी तरीके से इन थैलाकॉइड्स का जो पूरा एक स्टैक है इसको क्या कहते हैं? ग्रैनम। ठीक है, और अब आपको यहाँ पे इस फिगर में 1 2 3 4 5 6 7 आपको अलग अलग ऐसे स्टैक्स दिख रहे हैं, यानी कि ग्रैनम दिख रहे हैं। तो ग्रैनम का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज ग्रैना। तो दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको ऐसे ये जो राउंड राउंड से स्ट्रक्चर्स हैं दिख रहे हैं, इनको कहते हैं हम थैलाकॉइड। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही थैलाकॉइड कहेंगे। ठीक है, फिर ये एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं, तो ये जो पूरा का पूरा इसकी स्टैक है इसको हम कहते हैं ग्रैनम। और ऐसे कई सारे स्टैक्स को हम क्या कहते हैं? ग्रैना। अब आपको बहुत लाइट ग्रीन कलर का
आपने देखा होगा कि एक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे जो डिफरेंट ग्राना को कनेक्ट कर रहा है, एक ग्राना को दूसरे ग्रानम से जो है कनेक्ट कर रहा है। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेले। ये 4 चीजें जो है 9th स्टैंडर्ड की बुक में मेंशन नहीं है, जो मैंने आपको थैलेकोइड बताया, ग्राना बताया और स्ट्रोमा लैमेले बताया, ठीक है। बट आई फील इट इज इंपॉर्टेंट। अगर कल को आपको क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाने को आता है तो अगर आप इस लेवल का डायग्राम बना के जाओगे तो डेफिनेटली यू विल गेन मोर मार्क्स। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर। एक बारी मैं फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा तो दोबारा रिपीट कर रही हूँ। जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें 2 मेम्ब्रेन है। सबसे पहले बाहर में बाहरी मेम्ब्रेन यानी कि आउटर मेम्ब्रेन, और फिर इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जगह को कहोगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। फिर जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर का एरिया है उसको कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स मिलते हैं। इसके अलावा स्ट्रोमा के अंदर आपको कुछ ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स दिखते हैं जिसको हम थैलेकोइड कहते हैं। थैलेकोइड का पूरा एक स्टैक या उसकी पूरी एक गांठ जो होती है उसको हम ग्रैनम कहते हैं। ऐसे कई सारे ग्रैनम मिलके ग्रैना बनाते हैं और एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से जोड़ने वाली चीज कहलाती है स्ट्रोमा लैमेले। आई होप इट इज क्लियर। देन क्या क्या पिगमेंट यानी कि क्या क्या वर्णक जो है आपके क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में होते हैं? तो ऑब्वियसली क्लोरोफिल होता है, बट क्लोरोफिल ना काफी सारे डिफरेंट टाइप्स का होता है। सो मेजरली क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स, ये 3 वर्णक जो है आपको क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं। फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन वही फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। सूर्य की प्रकाश को ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करना यानी कि ग्लूकोज बनाना। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का उत्पादन। अब आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसके अंदर हमारा ऑक्सीजन जो है एक बाई प्रोडक्ट की तरह लिबरेट होता है, राइट। प्लांट्स क्या करते हैं? पादप CO2 को यूज करते हैं, सनलाइट को यूज करते हैं, पानी को यूज करते हैं और इन तीनों से मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ही उसका उत्पादन होता है। एंड तीसरा है टेम्पररी स्टार्च स्टोरेज। हुआ कि देखो अब जो भी ग्लूकोज बना कुछ तो प्लांट के काम आ जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा होगा, तो वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है ना वो इसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। और यहाँ जो है हमारा खत्म होता है सारे के सारे ऑर्गेनल्स यानी कि कोशिका अंग। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस का क्या मतलब है? देखो एंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ और साइटोसिस वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? सेल यानी कोशिका के लिए। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल, ठीक है, किसी भी बाहर की चीज को यानी अपने आसपास के एनवायरनमेंट या पर्यावरण में जो भी चीज मौजूद होती है उसको जब वो अंदर लेता है, निगलता है, तो उस चीज को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। अब ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, मीनिंग की सक्रिय परिवहन, और इसके अंदर आपको ATP की रिक्वायरमेंट होगी। दिस योर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज देयर इन एंडोसाइटोसिस। अब ये प्रोसेस होती कैसे है इसके लिए थोड़ा याद करो। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली कैसी थी? लिविंग थी, जीवित थी और बहुत पतली, थिन थी, लचीली थी, फ्लेक्सिबल थी। तो ये काम कौन करता है एंडोसाइटोसिस का? एक्चुअली में हमारी सेल मेम्ब्रेन ही करती है। देखो ये वाला फिगर देखो साइड में, बाहर आपको जो रेड रेड के कण दिख रहे हैं, पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, ये मान लो कुछ बाहर का सामान था जो सेल को अंदर लेना था। तो इसकी सेल मेम्ब्रेन ने क्या करा? एक इस तरीके से ना एक इन्वेजिनेशन करी यानी कि एक फोल्ड बनाया, वो अंदर की तरफ सिकुड़ गई, मुड़ गई, ठीक है। और मुड़ने के बाद क्या हुआ? एक इन्वेजिनेशन पॉकेट सी बन गई जिसके थ्रू वो जितना भी बाहर का सामान था ना वो उसके वेसिनिटी में आ गया, मतलब उसके आसपास आ गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा सेकेंड स्टेप में? ये ना एक वेसिकल बना लेगा। वेसिकल मतलब एक बैग जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। फिर एट द एंड थर्ड प्रोसेस में क्या होगा कि वो बैग ना बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन से अलग हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि बाहर जो ये रेड कलर के पार्टिकल्स थे ये कुछ सेल के एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में पड़े हुए थे। सेल को इसको अपने अंदर लेना था। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या हमारी सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली थी उसने क्या करा? इस तरीके से उस सामान के सामने आसपास क्या बना लिया? एक इन्वेजिनेशन, एक पॉकेट बनवा लिया अंदर की तरफ मुड़ के। ये जो बाहर का सामान था, ठीक है, ये क्या हुआ? सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास में आ गया, एक तरीके से उसके अंदर आ गया और इसने एक वेसिकल सा बना लिया। वेसिकल का मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है भी सेल मेम्ब्रेन का ही हिस्सा है, जुड़ा हुआ है,
लेकिन थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये वेसिकल बिल्कुल अलग हो जाएगा और ये सेल के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ जो सेल के बाहर थी वो अंदर आ सकती है, एंड इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। तो सी जो एंडोसाइटोसिस है ना, ये दो टाइप्स की होती है। पहला होता है फेगोसाइटोसिस या सेल ईटिंग, यानी कि कोशिका भोजन। अब इसमें क्या होता है कि सेल के अंदर ना बहुत बड़े पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स यानी कि ठोस कण जो है वो अंदर आते हैं। जबकि सेकेंड टाइप पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग के अंदर क्या होता है कि फ्लूइड और तरल सब्सटेंसेस जो होते हैं या भंग पदार्थ होते हैं, द्रव पदार्थ होते हैं, डिजोल्व सब्सटेंसेस जो है, ये सब चीज़ें जो है मतलब लिक्विड, बेसिकली मान लो सिंपल सरल भाषा में लिक्विड, ठीक है, जब सेल के अंदर आता है तो उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग या कोशिका पेय। बहुत ईजी था। फेगो मतलब सॉलिड पार्टिकल्स और पिनोसाइटोसिस का मतलब लिक्विड या फ्लूइड पार्टिकल्स का सेल के अंदर आना। नेक्स्ट इज एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है? एक्सो का मतलब वो बाहर और साइटोसिस का मतलब सेल, यानी सेल की बाहर चीजों का जाना। जस्ट ऑपोजिट टू एंडोसाइटोसिस है हमारा एक्सोसाइटोसिस। एंडो में सेल चीजों को अंदर ले रहा था, एक्सो में बाहर की तरफ करेगा। और ये दोनों ही प्रोसेस क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, यानी कि इसके अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है ऑल्सो। अब जो चीजें सेल बाहर करता है उसके अंदर आता क्या है? कुछ हार्मोन्स आते हैं, कुछ एंजाइम्स आते हैं और कुछ अनडाइजेस्टेड सामान जो होता है वो सब कुछ बाहर जाता है। इसके अलावा सेम प्रोसेस होता है जो एंडो में था ना, बस रिवर्स डायरेक्शन में शुरू करो कि सबसे पहले सेल के अंदर ही क्या बन जाएगा? एक वेसिकल, एक पैकेट, एक थैली बन जाएगी जिसके अंदर जो भी सामान बाहर भेजना है वो भर जाएगा। ठीक है, सबसे नीचे वाले स्टेप से देखना है इस फिगर में। फिर ये पैकेट या वेसिकल जुड़ेगा आपकी सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के साथ, और फिर ये कोशिका झिल्ली ना बाहर की तरफ एक इन्वेजिनेशन या फोल्ड या सिकुड़ सी जाएगी और ये सारा सामान जो है बाहर भेज देगी। जस्ट ऑपोजिट था एंडोसाइटोसिस के, रिवर्स शुरू करना है, उल्टा। ठीक है, जो वहाँ फर्स्ट स्टेप था वो यहाँ पे लास्ट स्टेप है। तीनों में ही, दोनों में ही तीन तीन स्टेप्स है एंड वेरी सिंपल इट इज। सो यहाँ खत्म होता है हमारा एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर सेल, विच इज सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। सो देखो, सेल डिवीजन जो है ये जरूरी क्यों होता है? तीन चीजों के लिए होता है। सबसे पहले अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म या जीव को ग्रो करना है तो क्या होगा? उसकी बॉडी में एक सेल डिवाइड होगा, दो बनेंगे, दो डिवाइड होंगे, चार बनेंगे। तो इस तरीके से वो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा। दूसरा है टू रिप्लेस ओल्ड, डेड एंड इंजर्ड सेल्स, यानी कि उन कोशिकाओं को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, जो घायल हो चुकी हैं, जो मृत कोशिकाएं हैं, यानी कि जो सेल्स अब हमारे खराब हो चुके हैं उसके लिए। एंड तीसरा आता है टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, यानी कि जो प्रजनन होता है, रिप्रोड्यूस करने के लिए आपको युग्मक बनाने होते हैं। अब गैमेट्स कौन से होते हैं हमारे? मेल में स्पर्म और फीमेल के अंदर एग, शुक्राणु और अंडा। तो इनके उत्पादन, इनके प्रोडक्शन के लिए भी कोशिका विभाजन जो है वो जरूरी होता है। नाउ सेल डिवीजन जो है ना, ये दो टाइप्स का होता है। एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। माइटोसिस को हम कहते हैं समसूत्री विभाजन और मियोसिस को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। सो फर्स्ट इज माइटोसिस या समसूत्रण विभाजन। तो देखो, अभी हमने तीन रीजंस देखे जिसके लिए कोशिकाएं या सेल्स डिवाइड करती हैं। सबसे पहला, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर ग्रो करना होता है। दूसरा, अगर उसे मृत कोशिकाएं, डेड सेल्स को रिप्लेस करना होता है। और तीसरा, जब उसे गैमीट्स यानी कि युग्मक बनाने होते हैं। तो हमेशा याद रखना कि जो 99% हमारा सेल डिवीजन है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स या कोशिकाएं जो बॉडी में डिवाइड होती है ना, वो किससे होती है? माइटोसिस यानी समसूत्रण विभाजन से होती है। सिर्फ और सिर्फ जब गैमीट्स यानी युग्मक बनाने होते हैं तब मियोसिस की प्रक्रिया करी जाती है। अदरवाइज बाकी सारे सेल्स जो हैं बॉडी में माइटोसिस की वजह से डिवाइड हो रहे हैं। अब दो टर्म्स आती है, एक होता है मदर सेल और एक होता है डॉटर सेल। मदर सेल किसको कहते हैं? जो कोशिका डिवाइड होने वाली है उसको कहते हैं मदर सेल, और जो उसके वो बनते हैं, डिवाइड होने के बाद जो सेल्स बनते हैं ना, उसको कहते हैं डॉटर सेल्स या संतति कोशिकाएं, या कई कई जगह बेटी कोशिकाएं जो है ये भी लिखा होता है। ठीक है, तो इस वाली फिगर में जो बड़ा वाला सर्कल है ना, वो क्या है? हमारा मदर सेल है। और जो छोटे छोटे से दो सर्कल्स हैं, क्या हुआ? ये सेल डिवाइड हुआ और क्या बने? हमारे दो डॉटर सेल्स बने। हमेशा याद रखना है कि माइटोसिस के अंदर एक सेल डिवाइड होता है और दो डॉटर सेल्स बनती है। देन थर्ड पॉइंट माइटोसिस का, दैट इज, आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स या फिर मानव शरीर के अंदर, ठीक है, कितने क्रोमोसोम्स हैं हम लोगों में? दैट इज 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। तो इसमें माइटोसिस में क्या होगा
हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। डिवाइड होने के बाद जो डॉटर सेल्स बनी उनके पास भी कितने मिलेंगे, 46 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। इसीलिए हम इसको समसूत्रण कहते हैं हिंदी में, यानी कि सेम जितने मदर सेल के पास क्रोमोसोम्स थे उतने ही डॉटर सेल के पास क्या है, क्रोमोसोम्स आए। तो समराइजिंग माइटोसिस, माइटोसिस किस में होता है, सेल की बॉडी की ग्रोथ करवाने के लिए किया जाता है। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की या जितने भी डेड या मृत सेल हैं उनको रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। मदर सेल जो है इसमें डिवाइड होती है, 2 डॉटर सेल्स बनती है। मदर सेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और डॉटर सेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट इज मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। अब मियोसिस ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू माइटोसिस, क्योंकि मियोसिस में क्या है, आपको युग्मक यानी गैमीट्स बनाने हैं। गैमीट्स स्पर्म और एग सेल बनाना है, शुक्राणु और अंडे। तो इसमें क्या होता है कि एक मदर सेल डिवाइड करेगी और वो कितनी डॉटर सेल बनाएगी, 4, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। ठीक है, मियोसिस ना 2 फेजेस में डिवाइडेड होती है। पहला होता है फेज 1 और फेज 2, यानी मियोसिस 1 और मियोसिस 2। डिटेल पूरा एक चैप्टर है सेल डिवीजन पे, क्लास हमारी 11th के अंदर। सो डिटेल तो हम उसमें ही पढ़ेंगे, बट एज ऑफ नाउ आप याद रखो कि मियोसिस ना 2 डिविजन्स होते हैं। मियोसिस 1 होता है, फिर मियोसिस 2। मियोसिस 1 के बाद बनेंगी 2 डॉटर सेल्स और मियोसिस 2 के बाद बनती है 4 डॉटर सेल्स। और जो ये 4 डॉटर सेल्स बनती हैं इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ होता है एज कम्पेयर टू मदर सेल। मदर सेल के अंदर कितना था, 46, लेकिन जो ये डॉटर सेल्स बनेंगी हर एक के अंदर कितना होगा, 23, 23, 23 एंड 23। अब ये क्वेश्चन आता होगा कि 46 से 4 बारी 23 कैसे निकाला। 46 को अगर आप हाफ करोगे तो 23, 23, लेकिन बाद में ये 23, 23 कहाँ से आया। सो उसके लिए यू विल हैव टू वेट फॉर क्लास 11th जब हमारा शुरू होगा, उसमें हम सेल डिवीजन डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि मियोसिस के अंदर एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती है, जिसके अंदर 23, 23, 23 एंड 23 क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र होते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये जो सेल्स बने आपके डॉटर सेल्स, ये क्या है, आपके गैमीट्स यानी कि युग्मक है। कुछ इसमें से स्पर्म सेल्स होंगे मेल्स में, ठीक है, और फीमेल्स के अंदर क्या होंगे, ये एग सेल्स होंगे। तो जब स्पर्म जिसके पास 23 क्रोमोसोम्स हैं एक ऐसे एग सेल के साथ मिलेगा जिसके पास 23 क्रोमोसोम्स है, दोनों मिलके आपका फर्टिलाइजेशन करेंगे यानी निषेचन होगा। और निषेचन के बाद जो सेल बनता है, पहली कोशिका बनती है, उसको हम जाइगोट कहते हैं। तो अब जाइगोट के अंदर आपके पास 23 + 23 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई 23 क्रोमोसोम्स हम कहते हैं कि आपके फादर से आए हैं एंड 23 क्रोमोसोम्स क्या है, आपकी मदर से आए हैं। सो जो मेन डिफरेंस हुआ हमारे माइटोसिस और मियोसिस में वो यही है कि माइटोसिस के अंदर आपकी 2 डॉटर सेल्स बनती है बट मियोसिस में 4 बनती है। और माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर 46 ही रहता है डॉटर सेल्स के अंदर भी इन ह्यूमंस के केस में, बट मियोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है, दैट इज़ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के केस में। अब जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर गुणसूत्रीय क्रोमोसोम्स डिफरेंट होते हैं, बट प्रोसेस वहाँ पे भी सेम रहती है। अगर किसी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 12 है तो वो माइटोसिस के बाद 12 ही रहेंगे, लेकिन मियोसिस के बाद कितने हो जाएंगे डॉटर सेल्स में, 6 हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। So first question is distinguish between mitosis and meiosis based on the number of daughter cells produced and the change in chromosome number। इसका मतलब आपने समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन इसके बीच में अंतर बताना है, किसके बेसिस पे, कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम गुणसूत्र कितने होते हैं और डॉटर सेल्स कितनी होती हैं। सेकेंड पार्ट में वाई इज मियोसिस असेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। मियोसिस यानी कि सम अर्धसूत्री विभाजन उन जीवों के लिए ज़रूरी क्यों है जो यौन प्रजनन करते हैं। सो फॉर फर्स्ट पार्ट आप इस तरीके से हेडिंग दे सकते हैं, फीचर माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, विशेषता समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। डॉटर सेल्स की बात करें तो अभी आपने पढ़ा कि माइटोसिस के अंदर यानी समसूत्री विभाजन के अंदर 2 डॉटर सेल्स बनती है, जबकि मियोसिस के अंदर 4 डॉटर सेल्स बनती है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें, गुणसूत्र माइटोसिस में सेम रहते हैं जो मदर सेल में थे या पेरेंट सेल में थे, और मियोसिस के अंदर इसका नंबर हाफ हो जाता है। अब जब नंबर हाफ हो जाता है ना, तो इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, कहते हैं इसको हेप्लॉइड कंडीशन या अगुणित। और जब नंबर पूरा होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है, और जब 46 के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं किसी भी सेल में, तो उसको कहते हैं हम डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित। ठीक, अब नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन जो है इसका महत्व क्या है।
ये जितने भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है यानी कि यौन प्रजनन वाले, उनको क्या करना है, अपने गैमीट्स यानी युग्मक जो है उनकी मीटिंग करानी है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन करवाना है। तो स्पर्म के अंदर और एग के अंदर दोनों के अंदर क्या है, 23 क्रोमोसोम्स है। जब ये फर्टिलाइज करेंगे तब ये बना लेंगे एक दूसरा सेल जिसको हम जाइगोट कहते हैं, एंड उसके अंदर होंगे 46 क्रोमोसोम्स। इसलिए मियोसिस ज़रूरी है। अगर मान लो कि ये मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तो हमारे स्पर्म के अंदर भी कितना होता, 46, और एग के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स होते, और जब इन दोनों का निषेचन होता तो ये कितने हो जाते, कुल मिला के 92। तो इस तरीके से नंबर जो है वो डबल हो जाता, 46 का डबल हो जाता है। इसलिए मियोसिस इज असेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ इन गैमीट्स। ये युग्मकों के अंदर क्या है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ कर देता है, जिससे कि निषेचन के बाद जो सेल बन रहा है उसके अंदर वापस से अपना 46 नंबर जो है वो रीस्टोर हो जाए। ऑल्सो इस क्वेश्चन में आप मियोसिस दिखा सकते हैं इस तरीके से बना के। फर्स्ट सेल, जैसे सबसे पहले माइटोसिस हम देखते हैं लेफ्ट साइड वाली फिगर, तो उसमें एक सेल था, मदर सेल थी, ठीक है। उसके अंदर क्या हुई, माइटोसिस हुई, और माइटोसिस के बाद 2 सेल्स बनी। 2n का मतलब वही है डिप्लॉयड। अभी मैंने बताया ना कि जब नंबर सेम होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, डिप्लॉयड या द्विगुणित। तो उसको हम दिखाते हैं 2n से, और जब नंबर हाफ हो जाता है तो हम उसको दिखाते हैं n से। जैसे साइड वाली फिगर में देखिए, मियोसिस में या अर्धसूत्री विभाजन में पहले 2n एक मदर सेल थी, उससे क्या मिला हमें, एक 2 सेल मिले जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, हाफ। देन उन दोनों डॉटर सेल से हमें 2 और डॉटर सेल्स मिली जिनके अंदर भी नंबर क्या था, सेम n। तो इस तरीके से हमारे पास 4 डॉटर सेल्स हो गई जिनके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ है, दैट इज 23 इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The flexibility of cell membrane allows the cell to engulf material from external environment. कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को बाहरी वातावरण से सामग्री ग्रहण करने की अनुमति देता है, राइट। जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी बहुत पतली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से वो अपने आसपास के वातावरण से कोई भी सामान अंदर बाहर कर सकती है। व्हाट इज़ द जनरल टर्म फॉर दिस प्रोसेस? इस प्रक्रिया का नाम क्या है? सबको पता है इसका नाम क्या होता है, एंडोसाइटोसिस, राइट। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन इट्स 2 मेन टाइप्स, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस की अभी हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, फेगो एंड पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या था, जब कोशिका भोजन कर रही थी या कोशिका भक्षण जिसे कहते हैं, यानी कि सेल खाना खा रहा था, यानी इसका मतलब जो सेल के बाहर लार्ज बड़े बड़े अणु थे वो सेल के अंदर आ रहे थे, उसको हमने फेगोसाइटोसिस कहा था। और पिनोसाइटोसिस का मतलब था सेल ड्रिंकिंग, कोशिका पान। इसका मतलब जो भी लिक्विड सब्सटेंसेस थे सेल के बाहर आसपास एनवायरनमेंट में वो सेल के अंदर आ रहे थे। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। पार्ट सी, हाउ डज द कॉम्पोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैसिलिटेट दिस प्रोसेस। अब ये एंडोसाइटोसिस, फेगो, पिनोसाइटोसिस कुछ भी हो रहा है तो ये किसकी वजह से हो रहा है, प्लाज्मा झिल्ली की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो वो यही पूछ रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली का कॉम्पोजिशन वो किस चीज़ से बनी हुई है जिसकी वजह से वो इतनी फ्लेक्सिबल है और आपकी एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस हो रही है। तो द आंसर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज लिपिड एंड प्रोटीन्स। ये आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है हमारी वो किसकी बनी होती है, कुछ जैविक कणों की, जिसको कहते हैं हम लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। एंड दिस स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन मेक्स द मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल। इसकी वजह से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी फ्लेक्सिबल, लचीली होती है, जो अंदर बाहर की तरफ मुड़ सकती है, सिकुड़ सकती है और बाहर या अंदर से सामान अंदर बाहर भेज सकती है, राइट। तो ये तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपने 1-1-1 ईच आंसर कर दिया। बट आप इसमें डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओगे फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस का, जो कुछ ऐसा दिखता है। तो फेगोसाइटोसिस में जैसे बैक्टीरिया, बाहर से बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया अंदर आ रहा है। और पिनोसाइटोसिस की बात करेंगे तो बाहर से फ्लूइड या न्यूट्रिएंट्स, डिसॉल्व सब्सटेंसेस जो है वो अंदर आ रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम एन ऑर्गेनल ऑफन कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। मैं एक अंगक हूँ जिसे अक्सर कोशिका की रसोई कहा जाता है। आई पजेस माई ओन ब्लूप्रिंट DNA एंड माई ओन मशीनरी राइबोसोम टू वर्क। मेरे पास खुद का DNA होता है और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। ऑप्शन ए, आइडेंटिफाई मी एंड नेम द ग्रीन पिगमेंट आई कैरी। अब ये कौन सी ऑर्गेनल या कोशिका अंग है जिसको किचन या रसोई कहा जाता है, जो खाना बनाती है और इसके पास खुद का DNA और राइबोसोम्स होता है। सो दैट इज़ योर क्लोरोप्लास्ट होता है ना, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल है और वो सौर्य एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी के अंदर और खाना बना रहा है। Part B, I have a twin in the cell who also has its own DNA and ribosome but handles power instead of cooking. Who is my twin? Very good. देखो अब ये कह रहा है कि मेरा ना एक सेल के अंदर, कोशिका के अंदर एक ट्विन भी होता है, ठीक है, ट्विन ऑर्गेनल है। आपको उसने पहचानना है, ठीक है, उसको पहचानना है जिसके पास खुद का DNA है, राइबोसोम्स है और वो खाना नहीं बनाता बट इंस्टेड वो पावर जनरेट करता है, यानी कि ATP जनरेट करता है। तो ये कौन सा होगा हमारा
सेल ऑर्गेनल, दैट इज़ योर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल जिसको हम कहते हैं. एंड पार्ट सी, इफ़ अ प्लांट इज केप्ट इन टोटल डार्कनेस आई बिकम यूजलेस. वाई? अगर एक पौधे को आप बिल्कुल अंधेरे में रख दो तो मैं बिल्कुल यूजलेस हो जाता हूँ, किसी काम का नहीं रहता. ऐसा क्यों? यहाँ पे ये आई किसकी बात कर रहा है? ये क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखो, आई एम एन ऑर्गेनली ऑफन कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल. तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट खुद के बारे में कह रहा है कि अगर क्या कहते हैं, प्लांट जो है उसको तुमने डार्क में रख दिया तो मैं किसी काम का नहीं रह जाता. क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल को क्या चाहिए? सोलर एनर्जी, यानी कि सूर्य की एनर्जी चाहिए, ठीक है, जिसको वो कन्वर्ट करेगा रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी और ग्लूकोज बनाएगा. तो जब तक अगर आपके पास सोलर एनर्जी नहीं होगी तो फिर फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी और खाना बनेगा नहीं, जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन है, रसोई है वो, किचन ऑफ द सेल है, उसका कोई फंक्शन जो है वो नहीं रह जाता, वो नॉन फंक्शनल हो जाता है सेल के अंदर, गैर कार्यात्मक, एंड हेंस खाना नहीं बनता. सो इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन. लैंग्वेज इसकी बहुत अच्छी थी. आंसर करने में आपको हार्डली एक लाइन के आंसर से इसके 3 मिनट लगेंगे, बट येस क्वेश्चन बहुत अच्छा था. एंड विद दिस आज का सेशन होता है कंप्लीट. आई विल गिव यू 2 क्वेश्चंस इन कमेंट्स, तो आप वो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड तीनों ही क्लासेस मिला के हमारी सेल की पार्ट 1, 2 एंड 3 आई थिंक हमारे 14 to 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी. सो आई थिंक दीज आर इनफ एक चैप्टर से प्रैक्टिस करने के लिए. एंड येस, अब नेक्स्ट वीडियो में आई विल कम अप विथ अनदर टॉपिक. एंड आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा. एंड ये कंटेंट ऐसा है जो ना कि सिर्फ KVS, NVS, EMRS में काम आएगा, DSSB स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, या अपार्ट फ्रॉम दैट जो नॉन टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके भी GS सेक्शन में ये यूज़फुल है. सो इफ़ यू नो एनीबडी अराउंड यू जिसको बायो की प्रिपरेशन करनी है, एंड अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप उन्हें भी रेकमेंड कर सकते हैं. एंड येस, थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.